हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है समतल में गति, दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। और आज के इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 8। तो देखो बच्चों, अब तक के लेक्चर्स में हमने सदिशों को यानी वेक्टर्स को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, उसका वियोजन करना सीखा। तो आज हम सीख रहे हैं कि दो वेक्टर्स को यानी दो सदिशों को गुणा कैसे करेंगे, दो सदिशों का गुणा कैसे करेंगे, उनका गुणनफल कैसे प्राप्त होगा बच्चों। तो आज का टॉपिक दो सदिशों का गुणन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर को, इस टॉपिक को सॉरी। तो बच्चों आपने देखा कि जो राशियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। तो देखो बच्चों, जब हम अदिश किसी भी अदिश राशि का अदिश राशि से गुणा करेंगे तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो सदैव एक अदिश राशि प्राप्त होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे हमने किया 3 × 4 तो हमें मिल गया 12। ये भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि, ठीक है ना। जैसे 3 किलोग्राम × 4 किलोग्राम कितने हो जाएंगे, 12 किलोग्राम स्क्वायर, यही तो होगा। अब राशि का मात्रक नहीं लिखा है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, और अदिश राशि है द्रव्यमान, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 किलोग्राम × 4 किलोग्राम। अदिश राशियाँ हैं तो कितना मिला, 12 किलोग्राम स्क्वायर। तो द्रव्यमान का स्क्वायर ही मिला, वो भी अदिश राशि है। यानी अदिश और अदिश का गुणा तो अदिश आता है बच्चों, इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन चक्कर कहाँ पड़ता है, दिक्कत कहाँ आती है बच्चों? दिक्कत हमें सबसे बड़ी आती है सदिशों के गुणा में। क्यों? क्योंकि सदिश राशियों का गुणा करेंगे, जैसे एक सदिश और दूसरे सदिश का गुणा करने पर हमें अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कब ऐसा होगा, वो डिपेंड करेगा कि गुणनफल क्या हो रहा है। दूसरा, सदिश और सदिश का प्रोडक्ट का गुणा सदिश भी मिल सकता है। ओके बच्चों, समझ गए। यहाँ दोनों कंडीशन उत्पन्न हो सकती हैं कि सदिश और सदिश का गुणनफल अदिश राशि और सदिश राशि और सदिश राशि का गुणनफल सदिश राशि। तो जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर हमें गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होता है तो ऐसे गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं या अदिश गुणन कहते हैं। अदिश गुणन क्या कहते हैं? अदिश गुणन, यानी स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। और जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर हमें सदिश राशि मिलती है तो उसको कहते हैं सदिश गुणन। दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको ये दोनों बातें क्लियरली समझ में आएंगी बच्चों। तो एक प्रकार से सदिशों का गुणन दो भागों में विभाजित हो गया। ये जो सदिशों का गुणन हम पढ़ रहे थे वो दो प्रकार का हो गया, एक अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट और नंबर 2 सदिश गुणन। तो दोनों गुणन हमें पढ़ने हैं कि अदिश गुणन क्या होगा, सदिश गुणन क्या होगा। बात समझ में आ गई? यानी जो सदिशों का गुणन था हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो दो सदिशों का गुणन था बच्चों वो दो भागों में बट गया। एक, नंबर 1 अदिश गुणन, यहाँ गुणनफल भी लिख सकते हो, अदिश गुणन, और दूसरा
सदिश गुणन। ये तो समझ गए कि अदिश गुणन क्या होगा, सदिश गुणन क्या होगा। मैंने एक ही बात बताई कि जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होता है तो उसको हम अदिश गुणन कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। और जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको सदिश गुणन या सदिश गुणनफल कह देते हैं। गुणन कह लो या गुणनफल कह लो, वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। बच्चों अब इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों अदिश गुणनफल क्या होता है या अदिश गुणन क्या होता है। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे सदिश गुणन। तो बच्चों जब भी हम दो राशियों का अदिश गुणन करेंगे तो जब दो राशियों का हम गुणा करते हैं तो देखो गुणा का चिन्ह प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम गुणा का चिन्ह ये प्रयोग करेंगे, डॉट लगाएंगे तो अदिश गुणन होगा, क्रॉस लगाएंगे तो सदिश गुणन होगा। जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच में डॉट लगा दिया तो वो हो गया अदिश गुणन, और दोनों वेक्टर के बीच क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब है हमें सदिश राशि मिलने वाली है, ठीक है ना। यहाँ कौन सी राशि मिलेगी, अदिश। तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ क्या मिलेगी, सदिश, ठीक है। तो इस अदिश गुणन को हम डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं, क्योंकि डॉट के चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कह देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और इसको क्या कह देते हैं, क्रॉस। क्रॉस का चिन्ह लगाया है ना, कट्टा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात हुई, क्योंकि यहाँ क्रॉस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो रही आज की भूमिका। हमने चैप्टर नहीं, इस लेक्चर यानी इस टॉपिक को शुरुआत करने की भूमिका बता चुके हैं, बता दी। और अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, अदिश गुणन। अब इसको सीखेंगे ए डॉट बी को। अब आप कहेंगे सर आपने ये बात नहीं बताई कि कब अदिश मिलेगा कब सदिश मिलेगा। तो बच्चों अभी समझ जाओगे कब अदिश मिलेगा कब सदिश मिलेगा। अब वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम, ये डिपेंड करेगा कि हम दोनों सदिश राशियाँ कौन कौन सी प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग सदिश राशियों के लिए गुणनफल अलग अलग आता है। किन्हीं दो राशियों के लिए गुणनफल अदिश हो सकता है, किन्हीं दो सदिश राशियों के लिए, और किन्हीं दो सदिश राशियों के लिए गुणनफल सदिश हो सकता है। तो वो तो प्रैक्टिस से आएगा, याद करके आएगा, ठीक है। और फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों पहले प्रकार का गुणन सीखते हैं, अदिश गुणन। अदिश गुणन को क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि इस गुणा में बच्चों हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जब गुणा करेंगे तो डॉट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। दो वेक्टर्स का गुणा कर रहे हैं, दो सदिशों का। तो अब बच्चों अदिश गुणन क्या होता है ये आपको समझाना है, तो उससे पहले एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल, उदाहरण। अब बच्चों आपने पढ़ा कि बल और विस्थापन का गुणा कर दें तो क्या मिलता है, बल और विस्थापन का गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है, कार्य। ये आपने पढ़ा। अब बल क्या है बच्चों, सदिश राशि, ध्यान से समझना। विस्थापन क्या है, सदिश राशि, ये सदिश राशि, ये सदिश राशि। और कार्य क्या है, अदिश राशि। तो हमने बल और विस्थापन का गुणा किया, यानी दो सदिशों का गुणा किया, और हमें जो गुणनफल मिला, कार्य मिला, और वो अदिश राशि मिला। यानी ये कैसा गुणन हो गया, अदिश। तो अभी तो मैंने इनटू लगा दिया, क्योंकि अभी मैं यहाँ अदिशों की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने वेक्टर नहीं लगाया है। यानी अभी तो मैंने केवल ये लिख दिया F इंटू एस बराबर W, यही तो लिख दिया है। लेकिन वेक्टर सदिश रूप में लिखूँगा तो चूँकि बच्चों ये अदिश गुणन हुआ, क्योंकि हमें अदिश राशि मिली, तो अब वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि जब अदिश मिल रहा है तो डॉट लगाएंगे, वेक्टर F डॉट वेक्टर S बराबर W।
समझ गए? तो दो वेक्टर्स का गुणा कैसा आ गया? अदिश राशि। यहाँ तो मैं केवल अदिश ले रहा हूँ, अदिश और परमाण ले रहा हूँ, केवल क्या ले रहा हूँ? परमाण। तो ऐसे मोटे तौर पे समझाने के लिए कही गई है ये बात। इस लाइन को न भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है बच्चों, मैं इतना डीपली नहीं ले जाऊंगा। कि मैंने इतना बता दिया कि बल यानी F और विस्थापन का गुणा हमें अदिश राशि मिल रहा है, तो दोनों के वेक्टर्स के गुणा में हमें डॉट का चिन्ह प्रयोग करना है, क्योंकि बल सदिश राशि, S सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि और W अदिश राशि। तो दो सदिशों का गुणा क्या आ गया बच्चों? अदिश राशि। समझ गए? तो डॉट लगाएंगे। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब बाद में ले लेना। तो दो सदिशों का गुणनफल, अब यहाँ लिख देते हैं कि दो सदिशों का गुणनफल एक अब डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। पहले मैं बोल देता हूँ कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है जो कि उन दोनों सदिशों के परमाणुओं के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। लिख देता हूँ जल्दी से। हाँ तो बच्चों ये हमने डिफाइन कर दिया जो अभी बात हमने बताई। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, कोई भी सदिश राशि हो सकती है, उस सदिश राशि का वेक्टर हो सकता है बल का, वेग का, त्वरण का, किसी का भी सदिश होना चाहिए। और एक है ये वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है बच्चों थीटा, ठीक है ना? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण थीटा है। तो इनका अगर हम अदिश गुणनफल निकालें तो कितना होगा? यानी अब हम अदिश गुणनफल में या अदिश गुणन में किसका चिन्ह यूज़ करेंगे? ए डॉट बी का। ए डॉट बी, यहाँ क्रॉस मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो ए डॉट बी यानी दो वेक्टर्स का अदिश गुणनफल कितना होता है? यहाँ से लिखा है साहब, समझते चलें कि दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि है जिसका मान, इसका मान कितना होगा? उन राशियों के परमाणु तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल। यानी उन राशियों का एक तो परमाण ले लो। तो जैसे दो राशियां हैं हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका परमाण, वेक्टर ए का परमाण कितना होगा? ए, और वेक्टर बी का परमाण कितना होगा? बी। और किसके साथ गुणा करना है? उनके बीच के कोण की कोज्या यानी कॉस का। बीच का कोण कितना है? थीटा, और उसकी कोज्या हो गई कॉस थीटा। ये आ गया एक्सप्रेशन। जो बात हमने यहाँ लिखी है गणितीय रूप में हमें यहाँ मिल गई। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, फार्मूला आ गया बच्चों अदिश गुणन का। अगर हम ए डॉट बी निकालते हैं तो ए बी कॉस थीटा मिलेगा। तो ठीक ऐसे ही अभी हमने यहाँ लिखा कि W बराबर एफ डॉट एस। इसी उदाहरण को आगे चलते हैं। तो अगर इसको हम अदिश गुणन से एक्सप्रेस करके खोलें तो इसका परमाण, फिर इसका परमाण, फिर दोनों के बीच कोई ना कोई कोण बन रहा होगा। तो ये हो जाएगा कैसे कि जैसे कोई ये पिंड था, लाइन तिरछी हो गई बच्चों, जैसे यहाँ समझाते हैं कि जैसे ये कोई बॉडी थी, इस पर हमने एफ फोर्स लगाया और ये बॉडी इधर खिसक के यहाँ तक आ गई, ठीक है? ये बॉडी यहाँ तक आ गई तो विस्थापन कितना हुआ? ये वेक्टर एस। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण थीटा था। तो ये सिचुएशन बनी कि इसको अगर हमने इस एक्सप्रेशन से खोला कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट एस क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। अब वो थीटा कितना भी हो सकता है, 0 हो, 180 हो, 30 हो, 90 हो, उससे हमें क्या लेना देना। वो मैंने एग्जाम्पल समझाया है कि अदिश राशि कैसे मिलती है, अदिश गुणनफल क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ, ये इसका एक्सप्रेशन हुआ, ये डेफिनेशन हुई। तो ये समझ गए बच्चों, याद रख लो कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। बात समझ गए? अब इस अदिश गुणनफल के कुछ विशेष गुण हैं, उन गुणों को सीखना यानी प्रॉपर्टीज़ को, यानी अदिश गुणन के गुण। अदिश गुणन
के गुण और सीखना है। इसमें जो जो विशेषताएं हैं वो और सीखनी है बच्चों, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों इसी एक्सप्रेशन से देखें, अगर दोनों वेक्टर शॉर्ट में लिखते चलते हैं, यदि दोनों सदिश समांतर हैं, यदि सदिश कैसे हैं, समांतर हैं, दैट इज, इसका अर्थ क्या हुआ, दैट इज का मतलब बच्चों अर्थात, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0, समांतर हैं तो 0 हो गया। तो ए डॉट बी कितना मिलेगा, ए डॉट बी बराबर ए बी, थीटा की जगह कितना लिख देंगे, कॉस 0। यानी जैसे इसका अर्थ क्या है कि वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी यहाँ से यहाँ तक है, समांतर हैं, जरूर नहीं है एक लाइन में ही हो, वेक्टर बी ये है तो थीटा 0 हो गया। दोनों के बीच अलग अलग हो सकते हैं, वेक्टर बी ये ना हो के यहाँ भी हो सकता है, तो थीटा दोनों के बीच 0 रहा। और cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो a डॉट बी कितना आया, अब इस बात को आप अपनी भाषा में लिख लेना। यदि समांतर सदिश हैं, यदि दोनों सदिश समांतर हैं तो उनका अदिश गुणनफल उनके परमाणुओं के गुणनफल के, उन दोनों सदिशों के परमाणुओं के गुणनफल के बराबर होता है। फिर कॉस नहीं आएगा बच्चों, इसका परमाणु ले लो और इसका परमाणु ले लो, गुणा कर दो, अदिश गुणन कर दो, ठीक है ना। ओके, ये बात समझ आ गई। अब लंबवत हों तो यदि सदिश लंबवत हैं, नंबर 2, ये सब प्रॉपर्टी चल रही हैं। यदि सदिश यही वेक्टर अगर लंबवत हों तो भिन्न भिन्न स्थितियों में दो सदिशों का गुणा भी भिन्न भिन्न होगा। यानी इस स्थिति में जब दो सदिश हमने समांतर कर दिए तो हमें मिनिमम वैल्यू मिली, न्यूनतम। ये कैसी वो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों को, cos 0 की वैल्यू 1 लगाई है हमने। ये कैसे आ गया, कोष्टक में लिख देते हैं कि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। इसकी जगह 1 किया तो ए बी तो रह गया बच्चों। यदि सदिश लंबवत हैं अर्थात थीटा कितना है बच्चों 90, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा बताइए बच्चों। ये कोई कठिन बात नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ए बी cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ 0 रखोगे सब 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 0 आ गया। यानी अगर वेक्टर हमने लंबवत कर दिए कि यही वेक्टर, एक था ये वेक्टर ए, थोड़ा आगे बना, ये था ये वेक्टर ए और दूसरा था वेक्टर बी, दोनों के बीच का कोण 90 था, तो उनका अदिश गुणनफल बच्चों कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। यदि दोनों वेक्टर आपस में लंबवत होंगे तो गुणनफल 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये दोनों पॉइंट समझ में आए। तो इस समय हमें मिनिमम वैल्यू मिली और इस समय मैक्सिमम वैल्यू मिली। सबसे कम वैल्यू ये जब लंबवत होते हैं तो 0, और सबसे ज़्यादा जब समांतर होते हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है गुणा में। और एंगल होगा तो कॉस की जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से आ जाएंगे। तो अब स्पेस कम है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम तीसरी प्रॉपर्टी पर चलें। टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। ओके बच्चों, 1 2 3। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रहे हैं कि बच्चों जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय संक्षेप में लिखते हैं नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, इसका क्या मतलब है उसको समझें कि अगर हम क्रम बदल दें दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्वल रहेगा। दैट इज़ अगर हम कह दें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और हम कह रहे हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो क्या ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो बराबर होंगे। यही हो गया बच्चों क्रम विनिमय नियम। यानी ये बात यहाँ लागू होगी कि ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, गुणनफल
सेम मिलेगा, समान मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, वितरण नियम का पालन करता है। किसका? वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये सब छोटी कक्षाओं की बातें हैं कि जैसे हम किसी वेक्टर का किसी दो वेक्टर के सम के साथ, दो वेक्टर के जोड़ के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, अदिश गुणन करें, तो इसका इसके साथ भी अदिश गुणन होगा और इसका इसके साथ भी गुणन होगा, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिलेगा। प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये हो गया वितरण नियम। यानी जो ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? अदिश गुणन। मैंने संक्षेप में लिख दिया है। आप पूरी बात क्या लिखेंगे? अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। इतना तो आप लिख ही लेंगे वीडियो को पॉज करके। ओके बच्चों, अब चलते हैं 5th पॉइंट पर। अगर हम किसी वेक्टर का उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, अदिश गुणन करें, मल्टीप्लाई तो दोनों प्रकार के हो गए, अदिश और सदिश, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन आज के टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? अदिश गुणन। तो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका हम इसी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा बच्चों? कैसे? देखो, अभी आपने पढ़ा, यहाँ लाइन खींच दिया, ये अलग बात है। अभी हमने बताया कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। इस अदिश गुणनफल के एक्सप्रेशन को यहाँ लगाइए तो दोनों वेक्टर के परिमाण, यानी पहले वेक्टर का परिमाण यानी ए, दूसरे वेक्टर का परिमाण यानी ए, यहाँ अब ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। अधिक परिमाण है ना ये, तो इनटू कॉस कितना। अब वेक्टर ए ये हो, इसी का इसी के साथ कर रहे हैं तो यही वेक्टर अपने साथ कितना कोण बनाएगा? 0। यानी एक वेक्टर ए ये है और एक दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर है, तभी तो वेक्टर ए होगा। तो स्वयं के साथ 0 कोण बनाता है, तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना रह गया? a इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 बराबर ए स्क्वायर। यानी अगर हम किसी वेक्टर का स्वयं उसी के साथ अदिश गुणन करें तो गुणनफल उसके परिमाण के, ए क्या है? परिमाण, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान रखना। इसी के आधार पर बच्चों हमने दो सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि पढ़ाई थी, उसमें एक एक्सप्रेशन निकाला था, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं। इसी गुण का, ये आप लिख लेना कि किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर प्राप्त होता है। ये साफ दिख रहा है कि ये क्या है? वेक्टर ए का परिमाण और उसका वर्ग। तो बच्चों हमने बताया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, इनको जोड़ना है तो परिणामी कितना आता है? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू, इसका परिमाण कैसे निकालें? तो अब क्या करते हैं? दोनों तरफ अदिश गुणन करने पर क्या वही निकल के आएगा बच्चों, देखना। अदिश गुणन करने पर बच्चों ट्रांसमीटर में सेल वीक होते जा रहे हैं तो नज़र डालनी पड़ती है। चलो ओके हैं अभी। तो क्या मिलेगा? देखो, इधर का इधर से, यानी वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर बराबर इधर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर कितना हो गया? आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, यानी ये हो गया आर स्क्वायर।
अब यहाँ वितरण नियम लगाइए, इसका इसके साथ करिए, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसी का इसके साथ भी करिए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसके दोनों हो गए, वितरण नियम लगा रहे हैं, प्लस इसका इसके साथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देखो ए डॉट ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए की जगह हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। देखो अभी लिखा था कि ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें, बराबर रहते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो बी डॉट ए की जगह पर भी क्या लिख देते हैं, ए डॉट बी। और बी डॉट बी बच्चों कितना हो गया, जब ए डॉट ए स्क्वायर है तो बी डॉट बी बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर, अब इसको लिख रहा हूँ प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी कितने हो गए, 2a डॉट बी। और ए डॉट बी कितना होता है बच्चों, ये लिखा है ए बी कॉस थीटा, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी की जगह ए बी कॉस थीटा। यही पढ़ाया था ना हमने आपको परिणामी निकालने का गणितीय सूत्र। तो आर बराबर कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा आ गया बच्चों। वही आ गया जो हमने गणितीय विधि में लेक्चर नंबर 3 या 4 में पढ़ाया था, मुझे लेक्चर नंबर याद नहीं है, लेकिन वही आ गया बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई। तो अभी और भी प्रॉपर्टी बची हैं बच्चों, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे छठे गुण पर। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि जैसे हमारे पास लंबकोणीय इकाई सदिश आई जे के होते थे, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। लंबकोणीय इकाई सदिश का मतलब कि जैसे हम इधर एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप, और इधर जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। ये जो बच्चे पिछले लेक्चर देख चुके हैं सबको पता है। और इन तीनों में आपस में कितने का एंगल है, 90 का। थीटा कितना है, तीनों एक्सिस के बीच आई जे के बीच 90 का एंगल है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें बच्चों, तो हम उनका अदिश गुणन देखना चाहते हैं। तो अगर बच्चों हम आई डॉट आई करें, आई कैप डॉट आई कैप, तो कितना आएगा, अभी बताया था आई डॉट के परिमाण का स्क्वायर, और आई डॉट क्या है, इकाई सदिश। इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया बच्चों। ऐसे ही जे डॉट जे के साथ हो जाएगा, जे डॉट जे कितना हो जाएगा, जे के परिमाण का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। के डॉट के, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, ये कहाँ से आ रहे हैं, अभी हमने बताया था कि ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग, यही तो था, परिमाण का वर्ग। और परिमाण इकाई सदिश है, इकाई जिसका परिमाण 1 होगा तो 1 का वर्ग यानी 1। ऐसे के डॉट के करेंगे बच्चों तो वो भी मॉड ऑफ के का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, अब लंबवत देखें, आई और जे का करें। आई डॉट जे, आई और जे आपस में कैसे हैं, 90 का कोण बना रहे हैं लंबवत। जे और के 90 का बना रहे हैं, के और आई 90 का बना रहे हैं। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 होता है। तो आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0 और के डॉट आई बराबर 0। ये याद रहेंगी बातें, ये बात याद रहेंगी आपको कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ऐसे करेंगे तो 0 आएगा। और उसी के साथ करेंगे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो 1 आएगा।
इसी आधार पर बच्चों अब हम अगले पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर अगर घटक रूप में दिए हों तो उनका अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे। जैसे हमें दिया है कि वेक्टर ए बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ओके बच्चों, और वेक्टर बी दिया है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो अब हम क्या करेंगे, A डॉट बी लगाएंगे। A डॉट बी, ये वैल्यूज़ लिखेंगे पहले ब्रैकेट में A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप डॉट A डॉट बी निकालना है ना, तो A तो हमने ये लिख दिया, अब B लिखेंगे B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। पॉइंट रह जाता है, लगा लिया करो बच्चों। तो वेक्टर A डॉट बी, अब वितरण नियम लगाएंगे, समझ लें। A1 i कैप का पहले इससे करेंगे, यानी A1 और हो गया B1 i डॉट i, फिर इसका इससे प्लस A2 B2 और i डॉट जेड प्लस A1 B3 i डॉट के। ओके, अब इसका नंबर आया A2 j डॉट i प्लस A2 j डॉट जे। ओ हाँ, वो रह गया लिखने को, थोड़ा लिखने को रह गया है। अब A2 का नंबर आ गया ना, तो A2 j और B1, A2 B1 भी तो रह गया। किससे कर रहे हैं बच्चों, B1 वाले टर्म से। तो A2, ये तो स्केलर है ना, तो A2 B1 j डॉट i प्लस A2 B2 j डॉट जे। जगह नहीं बची, यहाँ लिखते हैं, प्लस A2 B3 j डॉट के। ओके बच्चों, प्लस अब इसके तीनों हो गए, इसके तीनों, इसका नंबर A3 B1 k डॉट i प्लस A3 B2 k डॉट जे प्लस A3 B3 k डॉट के। ओके, अब देखें i डॉट i 1 होता है तो कितना रह गया, A1 B1। ध्यान से देखना, अब A2 B2 इंटू i इंटू जे, i इंटू जे कितना होता है बच्चों, 0। तो i इंटू जे 0, तो ये 0 ख़त्म करते चलते हैं, ये 0, अब इसे नहीं लिखेंगे, 0 हो गया है। तो A1 B3 i डॉट के कह लो या k डॉट i कह लो, बात एक ही है, क्योंकि A डॉट b कह लो या b डॉट a कह लो, 0 ही रहता है। k और i का 0, तो i और k का भी 0। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब i डॉट जे 0 है तो j डॉट i भी 0 है। ठीक है, j डॉट k 0 है तो k डॉट जे भी 0 है, k डॉट i 0 है तो i डॉट k भी 0 है। एक ही बातें हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है बच्चों। ये 0 और i डॉट k 0, समझ गए। तो केवल ये रह गया A1 i वाले बच्चे। अब A2 B2 j और i, अब देखो j और i 0, तो ये 0, ये भी 0, 0 वालों को ख़त्म करते चलते हैं। अब A2 B2 j डॉट जे, और j डॉट जे होता है बच्चों 1, तो ये हो गया 1, तो ये रह गया A2 B2 प्लस अब j डॉट k, ये 0 यानी ये 0, इसे नहीं लिखेंगे। k डॉट i साफ लिखा है, k
के डॉट आई 0, आई डॉट के 0, तो ये 0, A3V2 के डॉट जे 0, तो ये भी 0। केवल ये रह गया के डॉट के कितना होता है बच्चों, ये लिखा है के डॉट के 1 होता है, ये 1 तो रह गया A3B3, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो ऐसे गुणा कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी को छोड़ो, आई के गुणांक का आई के गुणांक से गुणा कर दो दूसरे वेक्टर का, पहले वेक्टर के जे के गुणांक से दूसरे वेक्टर के जे के गुणांक से गुणा कर दो, तीसरे वेक्टर के गुणांक से दूसरे अगले वेक्टर के मतलब एक वेक्टर के गुणांक से अगले वेक्टर के गुणांक से गुणा कर दो, यानी A3B3। यानी आई का आई से, जे का जे से, के का के से, के और के का नहीं करेंगे, जे और जे छूट जाएंगे, आई और आई छूट जाएंगे, के और के छूट जाएंगे, बस इनका गुणा कर दो, इनके गुणांकों का। ये अभी उदाहरण दे के समझाऊँगा। ओके बच्चों, तो बस इतना काम करना, गुणनफल आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, करके दिखाएं, अभी करके दिखाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। हाँ तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, मैं इसी प्रॉपर्टी पर आपको एक न्यूमेरिकल कराना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि ऐसा ही एक न्यूमेरिकल करा दें जिससे आज का अदिश गुणन आपको समझ में आ जाए। लेकिन बच्चों, वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, इतना बड़ा वीडियो आप देख नहीं पाओगे। तो बाकी के न्यूमेरिकल्स, आज जो हमने अदिश गुणन पढ़ा उसके न्यूमेरिकल्स बच्चों कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये याद करके आना, आज जो कुछ भी पढ़ा है बच्चों, इसका बढ़िया सा नोट्स बनाना, सुंदर सा बढ़िया सा नोट्स, और दिमाग में भी बढ़िया से याद करके आना। तो फिर मिलेंगे कल इसी अदिश गुणन के आधार पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आंकिक प्रश्न, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं बच्चों। तो कल हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे बच्चों के। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।